प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 6 और विषय गणित है बच्चों। और अध्याय इसमें 3 है। प्रश्नावली रहेगी 3.5। गुणनखंड से संबंधित ये प्रश्नावली है। तो इस प्रश्नावली के हम सभी क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। तो सभी बच्चे ध्यान से समझें और साथ की साथ करें। तो इसमें देखिए, आपके पास पहला क्वेश्चन है। यहां 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं। ये गुणनखंड वृक्ष होते हैं बच्चों, ठीक है। एक तरह से वृक्ष की तरह है, जैसे तने से आगे शाखाएं फूट जाती है ना, उसी तरह से ये जड़ तना है और यहां से अलग अलग शाखाएं हैं ये। तो सभी बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए। तो इसमें देखिए बच्चों, गुणनखंड वृक्ष में जैसे 60 है, 60 को हमने लिख दिया 6 गुना 10। 6 गुना 60 होते हैं, 10 सिक्के 60 होते हैं, 60 होते हैं। अब 6 को कम क्या लिख सकते हैं आगे, 2 गुना 2 के गुना कितना करें कि 6 आ जाए। 2 के पहाड़े में 6 कहां पे आता है, 3 पे। कहां पे आता है बच्चों, 3 पे आता है। तो हम 3 लिख देंगे यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, 3। तो इसमें आपने लिखना है 3, ठीक है। और फिर ऐसे ही 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 को किससे गुना करें कि 10 आ जाए, या 5 के पहाड़े में 10 कहां पे आता है, 2 से करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये खाली स्थान भरने थे। ऐसे ही 60 है, ये 60 का दूसरा ट्री है। 30 गुना क्या करें 60 बन जाए, 2 करें, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। फिर उसके बाद 30 10 गुना क्या करें कि 30 बन जाए। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम तो। अब आगे 10 को किस किस की गुना करें, 2 और 5 से गुना करेंगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। आगे है बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 में देखिए क्या कहता है। एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। जैसे हमारे पास कोई भी भाज्य संख्या, सपोज करो आपने 12 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं। क्या किए हैं, ठीक है। माना संख्या 12 है या 12 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमने अभी किए थे ना। तो अभाज्य गुणनखंड आए थे इसके 1 2 3। क्या क्या अभाज्य गुणनखंड आए थे इसके, या जैसे हमने यहाँ पे किए थे ना, ऐसे जैसे 2 पे गया था 6, फिर 2 पे गया था 3, फिर 3 पे गया था 1। तो यहाँ पे 2 एक बार और था और 3, ठीक है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड है ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, 12 यानी किसी भी संख्या के जब हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो इसके 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो जब भी किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो हम एक तो 1 नहीं लिखते, और एक ये जो संख्या है 12 उसको नहीं लिखते, ठीक है। तो एक तो 1 को नहीं अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे जैसे 2, 2, 3, ठीक है। तो इसका आंसर लिखोगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में 1 तथा स्वयं संख्या नहीं लिखते, ठीक है। तो यह इसका आंसर है मेन असली।
यानी एक तो एक नहीं लिखेंगे, एक वही संख्या नहीं लिखेंगे जिसके वो गुणनखंड है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड में एक तथा स्वयं संख्या नहीं लिखी जाती। ठीक है, आगे है बच्चों प्रश्न 3 में देखिए कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें पता होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे उत्तर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है जो 4 अंकों की हो? तो वो हो जाएगी 9,999। वेरी गुड। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 9,999 के हमने ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यह 3 पे जाएगा बच्चों, कितने पे? 3, 3, 3, 3 और 3। फिर ये 3 पे जाएगा, 1, 1, 1 और 1। ठीक है, अब देखते हैं किस पे जाएगा। अब ये 11 पे जाएगा, कितने पे? 11 पे। तो ये आ जाएगा 11 एकम 11, फिर 0, 11 एकम 11। ठीक है, फिर देखो किस पे जाएगा अभी 101। तो आगे बच्चों ये 101 पे ही जाएगा सीधा, तो ये एक आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 9,999 के अभाज्य गुणनखंड, 9,999 के भाज्य गुणनखंड बराबर क्या क्या आएंगे? 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। तो ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, इसे कर लीजिए। आगे है बच्चों प्रश्न 4 में देखिए ये क्या कहता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है और उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं बच्चों। तो हम लिखेंगे 4 अंकों की 5 की। वेरी गुड, आपने बता दिया सही। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है बच्चों? 1,0,0,0,0। 10,000। 5 अंक हो गए ना इसमें। अब इसके बाद जब गुणनखंड करेंगे तो ये 10,000 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो ये 2 पे जाएगा, पहले 5,000, फिर 2 पे जाएगा 2, 5, 0, 0, 2500, फिर 2 पे जाएगा ये 1, 2, 5, 0, फिर 2 पे जाएगा 6, 2, 5। अब ये 5 पे जाएगा बच्चों 125 पे। जब 625 को 5 से भाग देंगे तो 125 आ जाएगा। फिर 5 पे जाएगा 25 आएगा बच्चों, फिर 5 पे जाएगा 5 आ जाएगा, और फिर 5 पे जाएगा ये, फिर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसके सभी फैक्टर्स करोगे तो हम लिखेंगे 10,000 के अभाज्य गुणनखंड, 10,000 के अभाज्य गुणनखंड आपके बच्चे। अब इन सबको गुणा में लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार है, और 5 भी 4 बार है। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5,
सभी आगे हैं, देखिए 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, तो ये 4 4 आगे हैं, तो ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, 10,000 के अभाज्य गुणनखंड है ये, कर लीजिए से। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हो चुका है, इसे कर लीजिए बच्चों जल्दी से। आगे अब बच्चों पांचवा प्रश्न देखिए, ये कहता है कि 1729 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, और फिर उनके बीच में अगर कोई संबंध है तो वो बताएं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास 1729 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो ये देखो 1729 को वैसे ही करेंगे बच्चों प्राइम फैक्टर इसके, तो ये सबसे पहले जाएगा 2 पे, तो जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा, ये चेक करें। 9 और 2 11 और 8, 11 और 8 कितने होते हैं 19, तो ये 3 पे भी नहीं जाएगा। फिर 9 पे देखें, 9 और 2 11 और 1 12 और 7 19, तो 9 पे भी नहीं जाएगा ये। तो बच्चों ये 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 5 पे भी नहीं जाएगा, 6 पे भी नहीं, तो ये 7 पे जाएगा। किस पे जाएगा? तो ये देखो 7 दूनी 14 होते हैं, फिर 3 बचेंगे और 2, और 7 चौके 28, 32 में से 28 गए 4, 49 बचेगा। 7 तू 7 49 होते हैं बच्चों। ठीक है, फिर ये जाएगा, देखो किस पे जाएगा अब, अब ये 2 3 4 5 6 यानी 9 10 11 12 पे तो जाएगा, यानी ये 13 पे जाएगा। 13 एकम, फिर 24 में से 13 गए होते हैं 11, और 117 बचेगा। 100, तो 13 निम में 117 होते हैं। फिर 19 जो है 19 पे ही जाएगा बच्चों, तो हम लिखेंगे 1729 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 7 गुणा 13 गुणा 9 19, सॉरी। ठीक है, अब देखिए इनमें कोई संबंध है, तो इसमें देखो 7 और 6 13 होते हैं, 13 और 6 19 होते हैं, यानी इन सभी में 6 6 का अंतर है। तो इन अभाज्य गुणनखंड में 6 का अंतर है। 6 का अंतर है बच्चों इनमें, तो ये इनमें संबंध है, तो आप इसे कर लीजिए, क्वेश्चन पूरा हो चुका है। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 6, तो इसमें कहता है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य है, यानी 3 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं या कंजक्टिव नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं। जैसे 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 5, तो 3 4 5, या 5 6 7, या 7 8 9, लगातार 3 अक्षर लेने हैं और उनकी गुणा करते हैं, तो उनका गुणनफल जो है वो हमेशा 6 से भाग हो जाता है। तो ये हमने सिद्ध करना है कुछ उदाहरणों से। तो हम लिखेंगे माना 3 क्रमागत संख्याएं माना 3 क्रमागत संख्याएं, जैसे हम ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं 2 3 4,
और दूसरा ले लेते हैं 5 6 7। ठीक है, अब हम पहले इन तीनों की गुणा करके देखेंगे कि क्या वो 6 से भाग हो जाता है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में 2,3,4। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है एक तरह से। तो ये आ जाएगा बच्चों 2 गुना 3 गुना 4। तो ये कितना आ गया, 4 3 12 दूनी 24। और 24 को अगर हम 6 से भाग दें तो 4 आ जाता है। ठीक है, यानी 24 के 24 4 6 के पाड़े में आता है, 6 से भाग हो जाता है 24 या नहीं, हो जाता है, यस। फिर ऐसे ही सेकंड उदाहरण देखते हैं। इसमें देखिए आपके पास 5 है, 6 है और 7 है। तो ये आ जाएगा 5 गुना 6 गुना 7। तो 5 छिक्का 30 होते हैं, 30 गुना 7, 7 3 21, 210। तो 210 को अगर हम 6 से भाग दें बच्चों तो ये 35 पे भाग हो जाता है पूरा पूरा। तो ये देखिए हमने दो उदाहरण लिए, दोनों में जो गुणनफल आया वो 6 से पूरा पूरा भाग हो चुका है। तो हम कहेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा हमेशा या सदैव 6 से विभाज्य है। यानी 6 से वो डिविजिबल होता है, विभाज्य होता है। तो ये आप कर लीजिए, क्वेश्चन 6 हो चुका है आपका। आगे है बच्चों प्रश्न 7। सभी बच्चे ध्यान से देखें इधर। इसमें दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। यानी कोई भी दो क्रमागत संख्याएं लेते हैं, विषम संख्याएं होनी चाहिए अब वो, और वो हमेशा 4 से भाग होती हैं। तो ये उदाहरण लेते हैं हम। तो हम लेते हैं, माना दो क्रमागत ये वाला विषम संख्याएं, विषम, ये विषय लिखा हुआ है ना जहां, ये विषम आएगा बच्चों, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं ले लेते हैं हम, जैसे 1 और 3 ले ली। दो क्रमागत विषम संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती और जो एक के बाद एक आती है, 1 के बाद 3 आती है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 आती है, 7 के बाद 9 आती है। इस तरह से आप कोई भी ले लो। तो जैसे हम 5 और 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इनका योग करना है अब हमने। तो हम पहला पार्ट ले लेते हैं, जैसे 1,3। तो इनका योग, तो योग आएगा 1 जमा 3 बराबर 4। तो 4 जो है 4 से भाग हो जाता है, 1 आता है। फिर दूसरा पार्ट है हमारे पास 5 और 7। तो जब 5 में 7 को जोड़ते हैं तो 12 आ जाता है। और जो 12 है वो 4 से डिविजिबल है, 4 से भाग हो जाता है 3 पे। ठीक है, तो 3 पे वो पूरा पूरा भाग हो जाता है बच्चों। इसके पीछे ये साफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा। तो हम कहेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि
दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये कर लीजिए, पूरा हो चुका है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न 8। देखिए, इसमें कहता है कि निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। यानी हमने बताना है कि ये गुणनखंड किए गए हैं, तो किसके अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास उत्तर में जो हमारे पास ए पार्ट है, तो ए में 24 के गुणनखंड है ये 2 गुना 3 गुना 4। तो ये देखिए, क्या हम 4 के और भी गुणनखंड कर सकते हैं, 4 के और टुकड़े कर सकते हैं, 2 गुना 2 में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड इसके होंगे 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो इसलिए ए में अभाज्य गुणनखंड नहीं है। हम इसमें लिखेंगे ए के अभाज्य गुणनखंड नहीं दिए हैं। ठीक है, ए के अभाज्य गुणनखंड ये नहीं दिए गए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड इसके ये होंगे। फिर है बी। बी में देखिए 56 है, 56 के अभाज्य गुणनखंड इसने दिए हैं 1 7 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो क्या हम इसके आगे गुणनखंड कर सकते हैं किसी के? 7 के कर सकते हैं, 2 के, तो ये अभाज्य गुणनखंड है। तो ये हम लिखेंगे बी के अभाज्य गुणनखंड है। बी के अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं क्वेश्चन में ही। और सी में देखिए 70 के दिए गए हैं 2 गुना 5 गुना 7। तो क्या हम इनके गुणनखंड आगे कर सकते हैं? 2 के नहीं कर सकते, 5 के नहीं कर सकते, 7 के भी नहीं कर सकते। तो ये सी के अभाज्य गुणनखंड दिए हैं या हैं। फिर डी में देखो 54 है 54, 2 गुना 3 गुना 9। तो इसमें देखो 2 के हो सकते हैं अभाज्य गुणनखंड आगे, नहीं। 3 के हो सकते हैं, 9 के हो सकते हैं, 9 के, 9 किसी के बारे में नहीं आता, किसके? हाँ, तो हम इसको कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड इसके 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3। तो हम लिखेंगे डी के अभाज्य गुणनखंड नहीं दिए हैं। ठीक है, तो ये आपने करना था, कर लिया है। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, इसमें प्रश्न 9 में क्या कहा गया है, संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। 18 जो होती है 2 से विभाग हो जाती है, 3 से भी, और 18 जो है 2 गुना 3 6 से विभाग हो जाती है। तो वैसे ही ये कह रहा है कि एक संख्या है जो 12 से भी, 4 से और 6 से दोनों से विभाज्य है। एक कोई संख्या है जो 4 और 6 दोनों से भाग हो जाती है, क्या वो संख्या 24 से भी भाग हो जाएगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर लिखो बच्चों, नहीं।
ठीक है, क्योंकि संख्या 12 4 व 6 से विभाज्य है, परंतु 12 संख्या 4 गुना 6 बराबर 24 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए, आपका आंसर हो चुका है ये। तो 10वें प्रश्न में ये कहता है बच्चों, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली छोटी संख्या हूं, यानी मैं एक ऐसी संख्या हूं जो सबसे छोटी हूं और जिसके सभी अभाज्य गुणनखंड हैं और 4 अभाज्य गुणनखंड हैं जिसके अलग अलग। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसके 4 भिन्न भिन्न गुणनखंड होंगे? तो वो उसका आंसर आएगा बच्चों, यानी सबसे छोटे ऐसी संख्याएं लिखेंगे जो अभाज्य संख्याएं हो, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हमारे पास है, जैसे 2 है पहली, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 नहीं है, 7 है। तो हम इन तीन चारों को गुणा करके जो भी संख्या बनेगी वो लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं बच्चों? ये हैं बच्चों, ये। ठीक है, 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं ये। तो अतः अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या का मतलब है जो संख्या हमें उत्तर में चाहिए। अभीष्ट संख्या बराबर इन सबको गुणा कर देंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो ये आ जाएगा 5 सत्ते 35 गुना 70 और 70 तिये 210। तो 210 आपका आंसर आ जाएगा। 210 वो संख्या है जिसके 4 अलग अलग अभाज्य गुणनखंड हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन पूरा हो चुका है। तो बच्चों हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप क्या करेंगे, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के बटन को भी दबाएं। तो क्योंकि जब मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी वो। ठीक है, फिर मिलेंगे नई कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू।